अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि है क्वेश्चन ऑफ लॉ से रिलेटेड और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट से रिलेटेड। ठीक है, और इसको ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पास पेपर्स में ऑलमोस्ट ये रिपीट होता है, हर पेपर में नहीं लेकिन एक एक पेपर छोड़ के सप्लीमेंट्री वाले निकाल के एनुअल पेपर्स में ये सवाल ज़रूर आता है कि आप क्वेश्चन ऑफ लॉ को बताएं, क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो इसमें जब भी आएगा तो आपने फॉलोइंग हेडिंग्स के साथ इसको एक्सप्लेन करना है, इंट्रोडक्शन से लेकर कंक्लूजन तक इस सवाल को लेकर चलना है। आल्दो इस सवाल का जो कॉन्सेप्ट है वो इजी है और उसको इतना ज़्यादा मैक्सिमाइज करना या एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि एक ही चीज़ है जो आपने बार बार मुख्तलिफ डायरेक्शंस में मुख्तलिफ सिमतों में जाके एक्सप्लेन करनी होती है। कॉन्सेप्ट बेसिकली उसका एक ही है। ठीक है, इसको जब हमने इंट्रोडक्शन में पहले आप सिंपली समझ लें कि क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक लॉ है और एक फैक्ट है। होता ही है, अगर कोई इंसान कोई मर्डर कमिट करता है, फॉर एग्जांपल एक मिस्टर ए है और वो मिस्टर बी को कत्ल कर देता है। ठीक है, एक प्रेपोजिशन से हम लोग समझते हैं, उसके बाद डिटेल क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर आप ये समझे एक मिस्टर ए है, उसने मर्डर कर दिया मिस्टर बी का। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये मामला मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कत्ल कर दिया, मिस्टर बी यहाँ पर मारा गया, उसका कत्ल हो गया। अब मिस्टर बी के एक फादर हैं जिनका नाम है मिस्टर सी। अब जाहिर बात है मिस्टर सी मिस्टर ए के खिलाफ केस फाइल करेगा, किसका? 302 का। अब मिस्टर सी जब कोर्ट में जाता है, अदालत में अपना केस लेकर, अपना वो प्रोसीजर लेकर कि मिस्टर बी को ऐसे ए ने कत्ल किया, अपने वो सारे शवाहद लेकर जाता है, गवाह लेकर जाता है, फैक्ट्स लेकर जाता है। अब वहां पर जब वो अदालत में आएगा तो अदालत के पास दो मेन सवालात होंगे। एक होगा सवाल फैक्ट का और एक सवाल होगा कानून का। ठीक है, सबसे पहले अदालत ये देखेगी कि ऐसे कौन से सरकमस्टांसिस बने, ऐसे कौन से हालात बने जिसकी बिना पर ए ने बी को कत्ल कर दिया। एक सवाल अदालत के सामने ये है। दूसरा सवाल अदालत के सामने ये है कि अगर ए ने वाकई में बी को कत्ल कर दिया है तो अब ए को किस कानून के तहत सजा दी जाएगी। ठीक है, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है आपका आज वाले सवाल का। ये जो प्रोसीजर है जिसमें फैक्ट्स की बात की जानी है, सर्कमस्टांसेस की बात की जानी है, किन हालात में मारा, किस चीज़ के साथ मारा, क्यों मारा, किसी ने कहा उसे तो फिर मारा, इन तमाम चीज़ों की जब बात की जानी, यानी कि एविडेंस की बात होनी है, शवाहद की बात होनी है, गवाहों की बात होनी है, उस प्रोसीजर को हम लोग कहते हैं क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ठीक है, मंतक को जानना उसको हम क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कहते हैं। और दूसरा चीज ये जो हमने कानूनी बात करनी है कि इसके ऊपर सेक्शन कौन सा लगेगा, उसकी पनिशमेंट क्या होगी, उसको हम क्वेश्चन ऑफ लॉ कहते हैं। ये बिल्कुल इजी सारी एग्जांपल है जो मैंने आपको दी। इसमें फिर जो जजेस होंगे वो कहेंगे कि ये क्वेश्चन ऑफ लॉ के तहत इसको 302 के तहत सजा दी जाए, वो डेथ पेनल्टी या वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, जो भी है वो क्वेश्चन ऑफ लॉ में आएगा। ये बेसिक इसका कॉन्सेप्ट था। इंट्रोडक्शन में आपने बिल्कुल यही चीज लिखनी है कि जब भी कोई केस कोर्ट में जाता है तो कोर्ट के पास दो सवाल होते हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड करना और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को डिसाइड करना, और ये दोनों के दोनों सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है मीनिंग और डेफिनेशन। मीनिंग और डेफिनेशन में आपने सिंपल पहले लॉ को डिफाइन कर देना कि लॉ क्या है, सेट ऑफ रूल्स विच आर एनफोर्सिएबल बाय एनी स्टेट या बाय एनी सैंक्शन। या आप लॉ की डेफिनेशन वो लिख लें जो हमने कमांड थ्योरी में पढ़ी थी ऑस्टिन की, कि लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन, उसको आप लिख लें। फिर आपने आगे आना है पहले क्वेश्चन ऑफ लॉ की तरफ। ठीक है, आपने पहले क्वेश्चन ऑफ लॉ में बताना है सेलमेंट का व्यू। इसमें डेफिनेशन सेलमेंट की आती है। सेलमेंट ने तीन मेन डायरेक्शंस बताई, तीन मेन एस्पेक्ट्स बताए, तीन मेन एरियाज बताए हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिफाइन करने के लिए, जिसमें उसने फर्स्ट सेंस में बताया कि पहली सेंस में क्वेश्चन ऑफ लॉ से क्या मुराद है, दूसरी सेंस में क्या मुराद है और थर्ड सेंस में क्या मुराद है। यानी कि तीन सेंसेस में सेलमेंट ने क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिफाइन किया है और तीन ही सेंसेस में सेलमेंट ने क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को डिफाइन किया है। अब जब उसकी पहली सेंस में हम लोग जाते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ की, तो इसमें सेलमेंट ये कहता है हर वो सवाल, हर वो क्वेश्चन जो कि फिक्स्ड है, क्वेश्चन ऑफ लॉ की हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि फिक्स्ड है, जो कि प्री डिटरमिन्ड है, जो कि प्री एग्जिस्टेड है, उसको हम क्वेश्चन ऑफ लॉ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी पीपीसी जो है वो प्री डिटरमिन्ड है, फिक्स्ड है, उसमें सारे कवानीन लिखे गए हैं, सारे क्राइम्स लिखे गए हैं, सारी उनकी पनिशमेंट्स लिखी गई हैं, वो लिखी हुई है, एक चीज पहले से डिटरमिन कर दी गई है। तो सेलमेंट के फर्स्ट व्यू के मुताबिक, फर्स्ट सेंस के मुताबिक उसने कहा क्वेश्चन ऑफ लॉ वो होता है जो कि डिटरमिन है, जो कि फिक्स है, जो कि
प्री एग्जिस्ट करता है। तो इसके मुताबिक क्वेश्चन ऑफ लॉ की पहली डेफिनेशन कंप्लीट। उसके बाद सेकेंडली वो ये कहता है कि जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो क्वेश्चन होता है जिसको जजेस आंसर करते हैं, यानी कि हर वो सवाल जिसका जवाब जजेस से देना है। अब इसमें जो वकला हजरात होते हैं, वकला हजरात किसी भी केस के प्रोसीजर पे बात करते हैं, उसके फैक्ट्स पे बात करते हैं। कभी भी कोई जज जो होता है वो फैक्ट के बारे में बात नहीं करता, उसने आदो अपनी रेशो डेसिडेंट लिखनी होती है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर लैदा वाला टॉपिक है, उसमें जो जज होता है वो एट द एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात करता है। वो एट द एंड ये बताता है कि अगर ए ने बी को कत्ल कर दिया तो अब ए को फला कानून के तहत फला सजा दी जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब सेलमेंट की सेकंड वाली सेंस पूरी हो गई। उसने जो सेकंड वाली डेफिनेशन बताई थी क्वेश्चन ऑफ लॉ की, उसने कहा था हर वो सवाल जिसका आंसर जजेस देते हैं, ऑल दैट क्वेश्चंस व्हिच आर आंसर्ड बाय द जजेस, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ। इसकी सेकंड सेंस भी कंप्लीट हो गई। नंबर थर्ड पे वो कहता है हर वो सवाल जो कि अथॉरिटेटिव होता है, यानी कि जो किसी किस्म की पावर रखता है, किसी किस्म की अथॉरिटी रखता है, उसको हम क्वेश्चन ऑफ लॉ कहते हैं। तो सारी बात है, जब भी हम क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात करें तो उसमें ज्यादा अथॉरिटी, ज्यादा पावर तो हमारी लॉ की है, क्योंकि लॉ के पीछे कोई ना कोई सैंक्शन मौजूद होती है। जो भी बंदा लॉ की वायोलेशन करता है, खिलाफ वर्जी करता है, ब्रीचमेंट करता है, उसको कोई ना कोई सजा दी जाती है। दूसरा, जब दोनों का पलड़ा किया जाता है तो एक तरफ ये क्वेश्चन ऑफ लॉ ज्यादा प्रिवेल करता है। तो ये तीन सेंसेस में सेलमन ने क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिफाइन किया। नंबर 1 में उसने कहा वो जो फिक्स्ड है, प्री डिटरमिन्ड है, प्री एग्जिस्टेड है। नंबर 2 में उसने कहा वो सवाल जिसका आंसर जजेस देते हैं। नंबर 3 में उसने कहा वो जो अथॉरिटेटिव है, जिसकी ज्यादा अथॉरिटी है, जिसको ज्यादा इन्फोर्स किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ। अब इसमें आप एक एक्सप्लेनेशन में जब जाएंगे, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में आपने ये बताना है कि जो क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है उसको हम इंटरप्रेट करते हैं। ये जो पॉइंट आपने यहाँ पे लिखना है ना, सेकंड सेंस वाला, जिसमें आपने बताया क्वेश्चन ऑफ लॉ वो है जिसको जजेस डिफाइन करते हैं, उसमें आपने ये लिखना है कि जजेस उसे कैसे डिफाइन करते हैं। जजेस किसी भी कानून की इंटरप्रिटेशन करते हैं, और इसी वाले सब्जेक्ट में यानी कि इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस में आप इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के नाम से एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर आपको इसकी थोड़ी सारी डिटेल का और पता चल जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब भी यहाँ पे, जैसे मैंने ये बताया, इसमें जज ने ये चीज ढूंढी ना कि उसको क्या पनिशमेंट दी जाएगी, किस कानून के तहत दी जाएगी। इसमें जब वो सेक्शन 302 पढ़ेंगे, अब अगर देखा जाए तो कत्ल में 303 भी आता है, 304 भी आता है, 5 है, वो सारे सेक्शन 300 वाले वो आपकी कत्ल से रिलेटेड होते हैं। इसमें कत्ले अम्द भी है, कत्ले गैर अम्द भी है, शिबे अम्द जिसे कहा जाता है, कत्ले हता भी है, कत्ले बिसबब भी है। अब उसमें जज ने देखना होता है कि उसमें कौन से वाले कत्ल की सजा ए को मिलेगी। उसने सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, फैक्ट्स को देखते हुए कानून मुतय्यन करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर उसने इंटरप्रिटेशन करनी होती है। अब उसने जब जज ने 302 वाला सेक्शन खोलना तो उसने उसके एक एक एसेंशियल को इंटरप्रेट करना होता है। वो डिफरेंट रूल उसके होते हैं, कुछ मिसचीफ रूल है, कोई गोल्डन रूल है, कोई आपका एडजस्टमेंट जेनेरिस है, वो डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, वो डिफरेंट एक कॉन्सेप्ट है। अभी के लिए आप बस इतना समझ लें कि जो जज होता है वो जब क्वेश्चन ऑफ लॉ को एड्रेस करता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ की डेफिनेशन बताता है, उसे डिफाइन करता है, उसे फिक्स करता है, तो वो किस प्रोसेस से गुजरने के बाद करता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। यानी कि जब भी उसने क्वेश्चन ऑफ लॉ का आंसर देना है तो उसने किसी भी कानून की पहले वजाहत करनी है, उसकी तशरीह करनी है, उसके बाद उसने इस केस के साथ उसे डील करना है, रिलेट करना है, और फिर एट द रिजल्ट उसने उसको कॉन्विक्ट या उसको रहा करना है, मुजरिम को। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स आपकी आती है, इसमें आप कह सकते हैं अगर किसी इंसान ने कोई मर्डर किया है तो मर्डर का जो सेक्शन है वो क्वेश्चन ऑफ लॉ है। अगर किसी इंसान ने किडनैपिंग की है, किडनैपिंग वाले बंदे को, किडनैपर को क्या सजा होगी, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है। अगर कोई इंसान डकैती करता है, कोई इंसान रेप करता है, कोई इंसान अननेचुरल डेथ में जाता है, या कोई इंसान किसी भी किस्म की हाईजैकिंग करता है, या जितने भी आपके क्राइम जो पीपीसी में, पाकिस्तान पीनल कोड में मेंशन्ड है, उन सबको डिफाइन करें तो वो कहाँ पे जाएगा, क्वेश्चन ऑफ लॉ में, ठीक है। उसको क्या हम कहेंगे कि ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है, कि इस पर फला पर्टिकुलर केस पर कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ का मामला है। उसके बाद फिर आपने इसी तरह की एग्जांपल, इसी तरह की डेफिनेशन आपने क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की बतानी है, ठीक है। अब इसमें आप देखें सेकंड चीज जो हमने अब इलैबोरेट करनी है वो है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, अब जैसे मैंने पहले आपको बताया कि सर्कमस्टांसेस को लेकर चलना क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। इसमें फर्स्ट सेंस में सेलमेंट ये डिफाइन करता है, जैसे हमने क्वेश्चन ऑफ लॉ में बात की ना कि ये फिक्स्ड है, तो क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है ये अनफिक्स्ड है, अनफिक्स्ड। इसमें हमने कहा ये प्री डिटरमिन्ड है, पहले से डिटरमिन किया जा चुका है, इसे पहले से मुतय्यन किया जा चुका है। लेकिन जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है ये अनडिटरमिन्ड है, इनको बाद में हालात देखते हुए डिटरमिन किया जाता है, इनका तयन बाद में किया जाता है। ये जो है ये आपके एग्जिस्ट बाद में जाके करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड सेंस। सेकंड सेंस में यहाँ पर सेलमेंट ने कहा था कि जो क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है उसका आंसर कौन देते हैं, जजेस।
लेकिन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का आंसर कौन देती है? पार्टीज। पार्टीज हो गए, लॉयर्स हो गए, या फिर आपकी जूरी जो होती है, जूरी जिसे कहा जाता है, ये आपके जो फैक्ट्स की बात करते हैं, वो आपके सर्कमस्टांसेस बताते हैं, एविडेंस लेकर आते हैं, वो सब चीजें आपकी इसमें आती हैं। फिर थर्ड सेंस में अगर देखा जाए तो ये जरा लेस अथॉरिटेटिव होते हैं एज कम्पेयर टू क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है। तो इसकी तीनों सेंसेस को जब हम दोबारा रिपीट करेंगे तो पहली सेंस में हमने देखा क्वेश्चन ऑफ लॉ फिक्स्ड है, जबकि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट अनफिक्स्ड है। पहले नहीं पता होता, जब जैसे ही केस अदालत में गया तो अदालत नहीं फैसला कर सकती कि ए वाकई में कातिल है कि नहीं। उसने पहले सारे सर्कमस्टांसेस को देखा है, फैक्ट्स को क्लियर किया, फिर उसने फिक्स किया। यानी कि जिस वक्त ये आया उस वक्त जो आपका फैक्ट था वो अनफिक्स था। लॉ तो उस वक्त भी फिक्स था, उस वक्त भी पता था अगर ये कातिल है तो उसको 302 की तहत सजा होगी, उस वक्त लॉ फिक्स था। लेकिन जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है वो अनफिक्स होता है, वो डिपेंड किस पे करता है? सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। उसके बाद सेकंड सेंस में हमने देखा कि जो क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है इट इज एड्रेस्ड एंड आंसर्ड बाय द जजेस, और जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है इट इज एड्रेस्ड एंड आंसर्ड बाय द जूरी, यहाँ पे जूरी बाय द पार्टीज, यहाँ पे बाय द लॉयर्स, ठीक है। वकील हजरात होते हैं जो बताते हैं ये एविडेंस है, ये हालात बने, फिर इंसान ने मर्डर किया, उसके पीछे वजूहात ये थी, वो मजबूर था, ये सब चीजें। उसके बाद थर्ड पे अथॉरिटेटिव का मामला वो फिर बताना है। अब अगर हम जब बात करें एक्सप्लेनेशन की, तो इसमें क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो है ये कैसे प्रूव होता है? यहाँ पे तो हमने देखा जजेस कैसे लॉ को डिफाइन करते हैं इंटरप्रिटेशन के जरिए से। यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है? बाय द एविडेंसेस, बाय द सर्कमस्टांसेस, ठीक है। यानी कि हालात को देखते हुए, शवाहद को देखते हुए, विटनेसेस को देखते हुए, इन तमाम चीजों को देखते हुए फिर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को प्रिडिक्ट किया जाता है। उसके बाद आता है कुछ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के एग्जांपल्स। तो जैसे हमने ये एग्जांपल लिखी है, बिल्कुल आप डिटो आप एग्जांपल इसको वहां पे लिख सकते हैं। इसमें आप बताएं कि जब ए जो है उसने बी का कत्ल किया तो सी के पास उसका जो फादर था वो जब केस लेकर गया तो कोर्ट के पास दो आंसर थे, एक था क्वेश्चन ऑफ लॉ का और एक था क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का। जो उसने बताया कि ये कातिल है और उसे 302 के तहत सजा दी जाएगी, ये क्या था? उसका क्वेश्चन ऑफ लॉ था। और जो उसने प्रोसीजर बताया, एविडेंस जो कलेक्ट किए गए कि वाकई में उसने ये इंटेंशन के साथ कत्ल किया, ये इंटेंशनल कत्ल था, उन फैक्ट्स की जो बात की गई, जो एविडेंस वहाँ बताए गए, जो वहाँ पे शवाहद लाए गए, जो गवाह लाए गए, उन तमाम को देखते हुए जो चीज़ें सेटलमेंट की गई वो आपकी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में थी। इतना आपने एलैबोरेट करने के बाद फिर आपने डिफरेंस बताना है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ में और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में क्या डिफरेंस। मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों को बताया था कि ये सवाल का कॉन्सेप्ट टू मच इजी है और थोड़ा सारा मुश्किल इस तरह से है कि आपने एक ही चीज को बार बार रिपीट करना है। तो जो हमने डेफिनेशंस यहाँ पे लिखी है, जब आपने डिफरेंस में आना है तो बिल्कुल आपने वैसे ही दरमियान में लाइन लगा के एक साइड पे क्वेश्चन ऑफ लॉ, एक साइड पे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट लिख के आपने बताना है ये फिक्स है, ये अनफिक्स है, ये अथॉरिटेटिव है, ये लेस अथॉरिटेटिव है, ये डिसाइडेड बाय द जजेस है, ये डिसाइडेड बाय द पार्टीज, ये जूरी या लॉयर्स है, ठीक है। और उसके बाद फिर आते हैं इनका डिफरेंस, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस पे कुछ डेफिनेशंस आती हैं। एक पेटोन का व्यू है, पार्कर का व्यू है, इन्होंने भी डिफरेंट एग्जांपल्स में जाके डिफाइन किया, कोई इतनी खास इसकी लॉजिक इसके पीछे भी नहीं है। और एट द एंड आपने कंक्लूड कर देना है। तो फिर से अगर हम देखें तो ये सवाल की लेंथ भी एज सच नहीं बनती। आप किसी भी बुक में चले जाएं, इससे अलावा मटेरियल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट ही है जो आपने अपने ध्यान में रखना होता है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या है। और इसमें एक चीज मैं और आपको क्लियर कर दूं, जब भी ये सवाल आपका आएगा आपने पहले इंट्रोडक्शन इसका लिखना है, मीनिंग डेफिनेशन सेलमेट के व्यू में लिखनी है। उसमें आपने 3 सेंसेस पहले बतानी है क्वेश्चन ऑफ लॉ की, यानी कि पहले आप क्वेश्चन ऑफ लॉ की मेन हेडिंग देंगे। पहले तो आपने इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन लिख लिया, फिर आप क्वेश्चन ऑफ लॉ की मेन हेडिंग देंगे, फिर आप बताएंगे सेलमेट का व्यू क्या है। फर्स्ट सेंस में उसने ये कहा, सेकंड सेंस में ये कहा, थर्ड सेंस में ये कहा। फिर आपने बड़ी हेडिंग देनी है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की, फिर आपने बताना सेलमेट का व्यू फर्स्ट सेंस में ये था, सेकंड सेंस में ये था, थर्ड सेंस में ये था। फिर आपने बताना एग्जांपल्स ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ, एग्जांपल्स ऑफ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ, एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, फिर डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। और एट द एंड आपने इंपॉर्टेंस में बताना है व्यू ऑफ पेटोन, व्यू ऑफ पार्कर। इसमें आप डिफरेंट एग्जांपल्स दे लें, इनकी एज सच कोई लॉजिकल डेफिनेशन नहीं है। और एट द एंड आपने कंक्लूजन कर देनी है। अब इसमें आप देखिए एक चीज, हमारा मूड जो कंपटीशन हुआ था उसमें भी हमें डिफरेंट प्रेपोजिशन दी गई थी और उसमें ये कहा गया था कि आपने क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे बात नहीं करनी, आपने क्वेश्चन ऑफ लॉ पे बात करनी है। अब इसमें होता कि एक थोड़ी सा एग्जांपल आपको और दे देती ताकि आपका व्यू थोड़ा और क्लियर हो जाए। इसमें हुआ ये कि फॉर एग्जांपल अगर कोई एक इंसान है, एक वकील है, वो थोड़ा जरा कम पढ़ा लिखा है, उसके पास एक केस आता है तो वो क्या करता है कि किसी एक सेक्शन में, पीपीसी के किसी एक सेक्शन में आप पढ़ेंगे आगे जाके ट्रेस पास का सेक्शन, ठीक है, ट्रेस पास टू लैंड, वो ट्रेस पास का सेक्शन लगा देते हैं। लेट्स सपोज कि वो 31 है, ठीक है, ये मैं असली वाला नहीं वैसे सपोज में एग्जांपल के तौर पे लिख रही हूँ। 31 सेक्शन वो लगा के वो कहता है कि माय लॉर्ड ये इस फलां बंदे ने ट्रेस पास किया, सेक्शन 31 के तहत आप इसे सजा दे दें, ठीक है। अब जो दूसरा वकील होगा वो थोड़ा इंटेलिजेंट होगा, उसे जरा चीजों की समझ बूझ होगी,
वो कहेगा माय लॉर्ड इसने तो क्वेश्चन ऑफ लॉ ही गलत बताया है। यहाँ पर सेक्शन 31 तो एप्लीकेबल ही नहीं होता, वो यहाँ पर फैक्ट की बात नहीं कर रहा। उसने ये नहीं कहा कि ये आदमी वहां पर इसकी मर्जी से गया था या वो दरवाजा तोड़कर नहीं गया। अगर वो हालात की बात करेगा तो वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, लेकिन उसने किसकी बात की है, क्वेश्चन ऑफ लॉ की। वो यहाँ पे कहेगा यहाँ पे ट्रेसपास बनता ही नहीं है। यहाँ पर तो हाउस ब्रेकिंग वाला सेक्शन आता है कि वो दीवार फैलान कर गया, वो उसके एसेंशियल्स को फिर बताएगा। वो कहता है ट्रेसपास में ये एसेंशियल्स है, ये एसेंशियल तो हमारे केस में मौजूद ही नहीं है। यहाँ पर तो हाउस ब्रेकिंग का सेक्शन लगता है। तो ये एक जिम्नन एग्जांपल थी कि जब आप लॉ के ऊपर बात करते हैं, लॉ की इंटरप्रिटेशन पे बात करते हैं कि फ्ला सेक्शन के ये एसेंशियल्स से उनकी लैबोरेशन में जाते हैं कि ये इसमें कत्ल नहीं बनता, ये हर्ट है फॉर एग्जांपल, इसमें ये मर्डर नहीं बनता, ये हर्ट में फॉल कर रहा है, ये हाईजैकिंग नहीं है, ये किडनैपिंग है, या फिर ये रेप नहीं है, ये अननेचुरल लस्ट है। जब आप सेक्शंस की बात करते हैं, लॉ की बात करते हैं, तो वो क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है। और जब आप फैक्ट्स की बात करते हैं कि उसने ये काम किया या फिर ना किया, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात है। अब इसमें फैक्ट की बात है, सॉरी। अब एक और एग्जांपल आपको मैं देती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर एक इंसान है, एक आदमी है, उसने मर्डर कर दिया, ठीक है, उसने कत्ल किया, तो यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है कि जो भी कातिल है उसे आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट कैद दे दें, उसके यहाँ पर उसको पेनल्टी दें, डेथ पेनल्टी से आप सजाए मौत दे दें। लॉ तो यही कह रहा है। लेकिन जब हम फैक्ट में जाते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी एज तो 18 साल से कम है, यानी कि वो माइनर है। अब दोबारा हम जब क्वेश्चन ऑफ लॉ में देखेंगे तो लॉ में तो कहा हुआ है कि माइनर को कभी भी, जो कॉन्विक्ट है माइनर, उनको कभी भी वो सजा नहीं दी जाती जो कि एक मेजर के लिए, यानी कि उनको डेथ पेनल्टी अवार्ड नहीं की जाएगी। उनको जुवेनाइल डेलिक्वेंसी वाला एक्ट जो है उसके तहत उन्हें रखा जाएगा, उसके तहत डील किया जाएगा। इसमें जब क्वेश्चन ऑफ लॉ में जाते हैं तो यहाँ पर तो वो एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब ये कि जब भी आपने कोर्ट में जाना है तो यहाँ पर दो सवाल देखे जाते हैं, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को भी कि आया वो इंसान मेजर है, उसने जो काम किया वो साउंड माइंड में किया है, इंटेंशन के साथ किया, इन सब चीज़ों का हालात की जब बात करनी है वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। और एट द एंड फिर आपने क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात करनी है कि इसके ऊपर पर्टिकुलर कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा, तो फिर आप उसको सजा देंगे। तो ये आपका टोटल सवाल था। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।